जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये है एसएससी एमटीएस 2022 के प्रीवियस ईयर विश्व तथा भारत के भूगोल से रिलेटेड प्रश्न, जिसका ये पार्ट 9 है। इसके पहले 8 पार्ट तक हम लोगों ने ऑलरेडी 160 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 161 नंबर लिखा हुआ, बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? यानी जो बराकर है वो निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी, यानी बराकर भी है एक नदी है, और नीचे जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो भी नदियों के हैं। तो कह रहा कौन सी इसकी सहायक नदी? पहला लिखा दामोदर, दूसरा लिखा कृष्णा, तीसरा लिखा रावी और फिर लिखा कावेरी। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, यानी दामोदर नदी। कहने का मतलब ये बराकर कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी, तो बराकर नदी जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 162 नंबर लिखा हुआ है, जड़ोल मृदाओं का रंग फिर ब्लैंक दिया जैसा होता है। यानी जो जड़ोल मृदा होती है या जो जड़ोल मिट्टी होती है उसका रंग कैसा होता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया नारंगी से लाल, फिर लिखा हल्के नारंगी से गहरा नारंगी, फिर लिखा हल्के धूसर से राख धूसर, फिर लिखा हल्के सफ़ेद से चमकीला। तो जो जड़ोल मिट्टी का रंग होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से, यानी हल्के धूसर से राख धूसर। ठीक है ना। तो ये मिट्टी का एक तरह से प्रकार है। मिट्टी आपकी 4 से 5 प्रकार की होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 163 नंबर लिखा हुआ 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? यानी जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? पहला ऑप्शन लिखा 82.14%, दूसरा लिखा 65.14, फिर लिखा 71.14%, फिर लिखा 75.14%। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 82.14%। कहने का मतलब जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें पुरुष साक्षरता दर वो लगभग 82 या 83 भी आप लगभग में मान सकते हो। अगर एग्जैक्ट आपको पॉइंट पता करना तो वो है 82.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 164 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? फिर से समझिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन लिखा है कनाडा, दूसरा लिखा है जापान, तीसरा लिखा है भारत और फिर लिखा है ब्राजील। कहने का मतलब ये जो आपको क्वेश्चन है, कह रहा है जो चक्रवात है टाइफून, ठीक है, यानी जो ये आपका है चक्रवात, इसको टाइफून के नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो वो है आपका देश जापान। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 165 नंबर लिखा हुआ अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व का एक उदाहरण है? कहने का मतलब उसका क्वेश्चन का ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जिसके द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व का उदाहरण है? पहला लिखा है सल्फर, और दूसरा लिखा है कैल्शियम, तीसरा लिखा है पोटेशियम, फिर लिखा है आयरन। तो मिट्टी के द्वारा जो प्राप्त होता है वो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर, यानी आयरन। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व का एक उदाहरण है? तो उसका आंसर हो जाएगा आयरन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 166 नंबर लिखा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? यानी जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है इसका मिलन स्थल क्या है? पहला को ऑप्शन दिया गया है नालामाला पहाड़ियाँ, दूसरा लिखा है नीलगिरी पहाड़ियाँ, तीसरा लिखा है पालकोंडा पहाड़ी और चौथा लिखा है इलायची पहाड़ियाँ। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ। मतलब कहने का ये कह रहा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो उसका है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 167 नंबर लिखा हुआ है, भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में निम्नलिखित में से किस देश से लगती है? यानी जो भारत की सीमा है वो पश्चिम बंगाल के पूर्व में निम्नलिखित में से किस देश से लगती है? पहला ऑप्शन दिया गया है चीन, दूसरा लिखा है बांग्लादेश, तीसरा लिखा है पाकिस्तान और फिर लिखा है अफगानिस्तान। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है ना। कहने का मतलब भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में निम्नलिखित में से किस देश से लगती है? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व में लगती है बांग्लादेश से। ठीक, इसको आप थोड़ा मैप से समझ लीजिए। जैसे अगर हम भारत का मैप बनाना चाहें तो कुछ इस टाइप से है। ठीक, थोड़ा समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कुछ इंडिया का आपका मैप होता है लगभग। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट बनाने का प्रयास किया है। अब ध्यान से समझिए। तो ये है आपका जो हमने ग्रीन कलर से बनाया, ये है आपका लगभग बांग्लादेश यहाँ पर। ठीक, और इसी के बगल में जो ब्लू कलर से ये है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। ये है आपका क्या? ये है आपका पश्चिम बंगाल, और इसी के बगल में जो है ये है बांग्लादेश। अब क्वेश्चन था आपका कि भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में, तो पश्चिम बंगाल का वेस्ट ये हो जाएगा और पश्चिम बंगाल का
पूर्व वाला ये हो जाएगा, यानी ईस्ट ये हो जाएगा। अब वही पूछा गया कि भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में निम्नलिखित में से किस देश से। तो जब पश्चिम बंगाल यहाँ पर, तो उसके बगल में एक ही देश है आपका जिसका नाम है बांग्लादेश। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, बांग्लादेश। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 168 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। यानी जो आपके ग्रह हैं वो अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में कौन घूर्णन करता है। देखते हैं ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन दिया गया शुक्र, दूसरा लिखा हुआ है बुध, फिर लिखा है शनि और फिर लिखा है बृहस्पति। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी शुक्र, जिसको हम लोग वीनस भी कहते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन करता है, अर्थात रोटेट करता है, तो वो है ग्रह आपका शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 169 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता। यानी वो कौन सा राज्य है भारत का जहाँ कोयला नहीं निकलता। पहला लिखा छत्तीसगढ़, दूसरा लिखा उड़ीसा, फिर लिखा झारखंड, फिर लिखा गुजरात। तो भारत के गुजरात राज्य में कोयले का उत्पादन नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखो कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले का उत्पादन होता है, तो आप ध्यान रखिए उड़ीसा में कोयला निकलता है, छत्तीसगढ़ में भी उत्पादन होता है और झारखंड में भी होता है, लेकिन गुजरात राज्य में कोयले का उत्पादन नहीं होता। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 170 नंबर, लिखा हुआ है कच्छ का रण भारत के, फिर ब्लैंक दिया, क्षेत्र में पड़ता है। जो कच्छ का रण है वो भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है। पहला लिखा तटीय मैदानी, फिर लिखा पूर्वी घाट, फिर लिखा थार के रेगिस्तानी, फिर लिखा उत्तर मैदानी। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है कच्छ का रण भारत के, फिर ब्लैंक क्षेत्र में पड़ता है। तो जो कच्छ का रण है वो भारत के थार के रेगिस्तानी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, थार का रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान में। आई होप आप पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 171 नंबर, लिखा हुआ है कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर में प्रवेश कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है किस प्रकार के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। देखते हैं, पहला ऑप्शन लिखा खंडन, गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा अपघटन, ये भी गलत। और तीसरा लिखा निच्छालन, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी इसको क्या बोलते हैं, निच्छालन। और चौथा ऑप्शन लिखा ह्यूमस बोन, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 172 नंबर, लिखा हुआ चंद्रमा लगभग, फिर ब्लैंक दिया, दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यानी जो चंद्रमा है कितने दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो वो लगाता है लगभग 27 दिन में। ठीक, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कुछ रटने वाले पॉइंट है, आप याद कर लीजिए। जो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, प्राकृतिक उपग्रह। जैसे ये आपकी पृथ्वी है तो इसके आसपास ये घूमता है, जिसको हम लोग चंद्रमा अर्थात मून कहते हैं। और क्वेश्चन देखिए 173 नंबर, क्या लिखा हुआ है लोमस ऋषि, फिर लिखा है गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। यानी जो लोमस ऋषि गुफाएं वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो वो है बराबर पहाड़ियाँ। कहाँ ऑप्शन दिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब लोमस ऋषि गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये स्थित है सब आपकी बराबर पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 174 नंबर, लिखा हुआ चूना पत्थर, फिर ब्लैंक दिया, का एक प्रकार है। यानी जो चूना पत्थर का आंतरिक सेल का एक प्रकार है, या ज्वालामुखी सेल का, या अवसादी सेल का, आग्नेय सेल का। एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है चूना पत्थर का एक प्रकार है, तो अवसादी सेल का प्रकार है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी जो चूना पत्थर है वो अवसादी सेल का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 175 नंबर, लिखा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला लिखा हरियाणा, पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी जो 2011 की जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। एक बार और क्वेश्चन ये आ चुका है और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल दोनों में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिए, आप 2011 की जनगणना से रिलेटेड जितने भी प्रश्न तैयार करके जाइए, एक या दो क्वेश्चन जरूर से जरूर फंसने वाले हैं इस बार एग्जाम में। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं आप पूरे देख लीजिए। 2011 के काफ़ी क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड करवाए हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 176 नंबर, लिखा हुआ कृष्णा नदी भारत के, फिर ब्लैंक दिया, राज्य से होकर बहती। जो कृष्णा नदी है वो भारत के किस राज्य से होकर बहती। पहला लिखा उड़ीसा, दूसरा लिखा कर्नाटक, फिर लिखा तमिलनाडु, फिर केरल। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन
आपका हो जाएगा बी सही, कर्नाटक। कहने का मतलब जो कृष्णा नदी है वो कर्नाटक से होकर गुजरती है। देखो कोई भी नदी हो एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है, वो कहाँ से उसका उद्गम स्थल है और कहाँ पर जाकर वो गिर रही, तो कई राज्यों से होकर जाती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक। इन क्वेश्चनों में जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। आप चारों ऑप्शन पढ़िए, तो कृष्णा नदी आपके इन चारों ऑप्शनों के तुलना की जाए तो कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। यदि वीडियो आपने अभी भी लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। जितना ज़्यादा आप शेयरिंग करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 177 नंबर लिखा हुआ है, फिर 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत। अभी ऊपर पूछी गई थी पुरुष साक्षरता दर, अब महिला। पहला लिखा 95%, दूसरा लिखा 55%, फिर लिखा 65 और फिर लिखा 85। तो जो महिला हैं वो थी 65% में, और पुरुष कितना था 82.14%। पुरुषों का कितना था 82.14%, या लगभग बोल सकते हैं 83% पुरुष साक्षरता दर थी कब 2011 की जनगणना के अनुसार, और महिलाएं 65%। कहने का मतलब हर 100 महिलाओं में लगभग 65 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। साक्षरता दर का मतलब ये होता है, और ये कौन सी गणना थी तो 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 178 नंबर लिखा है, एक लंबी अवधि तक जैसे 25 वर्ष में किसी स्थान के मौसम के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की या का फिर खाली स्थान कहलाता है। यानी कहने का मतलब एक लंबी अवधि तक लगभग 25 वर्ष में किसी स्थान के मौसम के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान का क्या कहलाता है। पहला लिखा है जलवायु, फिर लिखा है भू आकृतियाँ, फिर लिखा है पर्यावरण, फिर लिखा है पारिस्थितिकी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वो कहलाता है जलवायु, ठीक है ना। यानी 25 वर्ष में किसी स्थान के मौसम का जो आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है उसके आधार पर मौसम का जो पैटर्न बनता है उसको हम लोग कहते हैं जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 179 नंबर लिखा है, कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार और आ चुका है। भागीरथी और मंदाकिनी गलत हो जाएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी गलत हो जाएगा, मंदाकिनी तो है नहीं, मंदाकिनी और देखो जहाँ जहाँ मंदाकिनी वो ऑप्शन गलत हो जाए, फिर लिखा अलकनंदा भागीरथी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी गोमुख नामक स्थान से आपकी भागीरथी निकलती है। फिर देवप्रयाग में कुछ पॉइंट समझो आप यहाँ पर, देवप्रयाग में आकर ये अलकनंदा से मिलती है, और अलकनंदा भागीरथी जब देवप्रयाग में मिल जाती है तो वहीं से निर्माण होता है गंगा नदी का, ठीक है ना। आई होप आप पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कौन सी दो नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं तो वो अलकनंदा भागीरथी। कहाँ पर ये मिलती हैं तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में, और गोमुख से कौन निकलता है तो वो है आपकी भागीरथी नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 180 नंबर लिखा है, कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। पहला लिखा है लाल सागर, फिर लिखा सफ़ेद सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर। तो वो ऑप्शन है आपका लाल सागर। कहाँ पे दिया गया, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है, तो अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करने वाला सागर है आपका लाल सागर। तो ये था पार्ट 9, जहाँ पर हम लोगों ने 180 क्वेश्चन कवर कर लिए। हर एक लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। आपने यदि इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर विजिट कर सकते हैं। इसी तरीके प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत कीजिए, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।